नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज के मल्टी लेयर्ड न्यूज साइकिल को डिकोड करते हैं। आज हमारे पास ग्लोबल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक बहुत कुछ ऐसा है जो जानना सच में बेहद जरूरी है। आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उस पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल टेंशन और कूटनीति, उसके बाद इकोनॉमी और मार्केट का हाल, फिर राष्ट्रीय राजनीति में हो रहे बदलाव, डायस्पोरा और लीगल अपडेट्स, और आखिर में कुछ कल्चरल और सोसाइटी से जुड़ी बातें। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, ग्लोबल टेंशन और कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस वक्त काफी उथल-पुथल है। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है। वहीं अगर भारत की बात करें तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कंफर्म किया है कि अगले महीने अमेरिका की एक ट्रेड टीम भारत आ रही है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो उनके साथ नहीं होंगे। इधर यूरोप में भारत और इटली ने अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करते हुए 2029 के लिए एक बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। और हाँ, एक और दिलचस्प कूटनीतिक दाव देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में क्लाइमेट चेंज से जुड़े एक महत्वपूर्ण वोटिंग से खुद को बाहर रखा है, जिसका अमेरिका लगातार विरोध कर रहा था। अब इस ग्लोबल कूटनीति का असर सीधा मार्केट पर कैसे पड़ता है वो देखते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की खबर आते ही WTI यानी वर्ल्ड ट्रेडिशनल कूटनीति कच्चे तेल के फ्यूचर्स में सीधा 5% की भारी गिरावट देखने को मिली। कीमतें एकदम से गिरकर $91.65 प्रति बैरल पर आ गई हैं। मतलब एनर्जी मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये वाला डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि दुनिया भर में माइग्रेशन का ट्रेंड कैसे बदल रहा है। यूके के ONS के नए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन से बाहर जाने वाले लोगों में सबसे बड़ा नंबर भारतीयों का है। इसमें 51,000 तो भारतीय छात्र हैं, 21,000 कामकाजी पेशेवर हैं और 3,000 अन्य लोग शामिल हैं। ये एक ऐसा जनसंख्या बदलाव है जिस पर हम सबको नजर रखनी चाहिए। ग्लोबल कूटनीति से सीधा चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पर, अर्थव्यवस्था और बाजार में आई इस भारी उछाल की तरफ। मार्केट में तो सच में कमाल हो गया है। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स ने पूरे 850 पॉइंट्स की एक ऐतिहासिक छलांग लगाई और सीधे 76,275 के रिकॉर्ड लेवल को पार कर लिया। निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, वो भी 23,950 के आंकड़े को पार कर गया है। कच्चे तेल की गिरती कीमतें और ग्लोबल मार्केट का अच्छा मूड, इन सब ने मिलकर ये जबरदस्त जादू किया है। लेकिन इस जबरदस्त तेजी में विनर्स और लूजर्स कौन रहे? अगर विनर्स की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो और इंडिगो ने बाजी मारी। पर दूसरी तरफ इतनी शानदार रैली के बावजूद TCS और सन फार्मा जैसे दिग्गजों को नुकसान उठाना पड़ा। और एक कमाल की बात यह है कि विदेशी निवेशकों यानी FIIs ने हाल ही में 4,440 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। फिर भी हमारा घरेलू बाजार एकदम डट कर खड़ा है। इकोनॉमी से जुड़ी एक बहुत ही काम की खबर EPFO मेंबर्स के लिए भी है। EPFO ने UPI बेस्ड PF विड्रॉल सिस्टम की टेस्टिंग पूरी कर ली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब 7 करोड़ से ज्यादा लोग अपने PF का पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। क्या ये सच में एक बेहतरीन डिजिटल कदम नहीं है? चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट का, नेशनल पॉलिटिकल शिफ्ट्स यानी राष्ट्रीय राजनीतिक बदलाव। क्या कर्नाटक में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त पूरे देश की राजनीति में गूंज रहा है। राज्य के अंदर जो सत्ता की खींचतान चल रही है, उसकी वजह से कांग्रेस आलाकमान ने CM सिद्धरामैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार दोनों को ही तुरंत दिल्ली बुला लिया है। अब अगर हम दोनों पक्षों के तर्कों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो मामला कुछ ऐसा है। एक तरफ सिद्धरामैया कैंप है, जिनके पास अहिंदा वोट बैंक का सॉलिड सपोर्ट है और वो फिलहाल एक OBC मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ DK शिवकुमार का कैंप है, जो बार बार रोटेशनल CM के वादे की याद दिला रहे हैं। वो 2020 से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। एक और बड़ा फैक्टर जो सामने आ रहा है वो है उम्र। सिद्धरामैया अभी 78 साल के हैं और 2028 के चुनाव तक वो 80 पार कर जाएंगे। अब पार्टी आलाकमान इन दोनों भारी भरकम दावों के बीच कोई बीच का रास्ता निकालने की जद्दोजहद में है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति से 2 और बड़ी खबरें हैं।
मध्य प्रदेश के धार में हाई कोर्ट ने भोजशाला परिसर को मंदिर मान लिया है और इसके ठीक बाद सीएम मोहन यादव वहां सरस्वती पूजा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर एक बड़ा भूचाल आया है। विधानसभा में हार के बाद एक साथ 91 पार्षदों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब चलते हैं चौथे सेगमेंट की तरफ, डायस्पोरा और लीगल अपडेट्स। शुरुआत करते हैं कनाडा से, जहां जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन के आरोप में 17 पंजाबी युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसलों पर नजर डालते हैं। कोर्ट ने $49 करोड़ यानी करीब $490 मिलियन के फ्रॉड केस में 53 अलग-अलग एफआईआर यानी एफआईआर को एक साथ क्लब करने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि हर फ्रॉड अलग होता है और पीड़ितों के हकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, देशद्रोह यानी धारा 124A पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आरोपी को कोई आपत्ति नहीं है तो अदालतें इन मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। अब जरा इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए, मातृत्व कोई अपराध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सच में बहुत पावरफुल है। उन्होंने कुश्ती महासंघ को कड़ी फटकार लगाई है, जिसने एंटी डोपिंग नियमों में अचानक बदलाव करके महिला पहलवान विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी खिलाड़ी की क्षमता का आकलन ऐसे पूर्वाग्रह से नहीं होना चाहिए और विनेश को एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने की पूरी इजाजत दे दी। और अब हमारा आखिरी सेगमेंट, कल्चरल इवेंट्स और सोसाइटी। यहाँ एक तरफ हमारे पास बहुत गर्व की बात है तो दूसरी तरफ गहरा दुख भी। इसरो को उनके कमाल के चंद्रयान 3 मिशन के लिए 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से नवाजा गया है। ये एक शानदार इंटरनेशनल पहचान है। वहीं पूरे देश में रवि योग के शुभ अवसर पर गंगा दशहरा मनाया गया। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी त्रासदी भी सामने आई। बदायूं और बरेली में गंगा स्नान के दौरान 31 श्रद्धालु डूब गए, जिनमें से 7 लोगों की दुखद मौत हो गई है। ये घटना भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल उठाती है। खैर, चूंकि बात गंगा दशहरा की हुई है तो बता दें कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसकी पूजा विधि बहुत बारीकी से बताई गई है। सबसे पहले तो सुबह 4:30 से 5:23 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद माँ गंगा को फूल और अक्षत चढ़ाया जाता है, गंगा मंत्रों का जाप किया जाता है और फिर जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। ये सारे पारंपरिक कदम पीढ़ियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। तो आज हमने कूटनीति से लेकर शेयर बाजार के उछाल तक राजनीति, कानून और अपनी संस्कृति से जुड़े ढेरों पहलुओं को समझा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अंत में उठता है वो ये है कि दुनिया भर में और देश के अंदर इतनी तेजी से हो रहे ये बदलाव भारत के 2047 के डेवलपमेंट गोल्स पर क्या असर डालेंगे। प्रधानमंत्री ने जो 2047 का विजन रखा है, क्या आज की ये छोटी छोटी लगने वाली घटनाएं उस बड़े लक्ष्य की दिशा तय कर रही हैं? ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।